नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, समाज का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं तीसरा समाज कर्मधारय। कर्मधारय समाज को अच्छी तरह से समझने वाले हैं, तो वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देख ले। मैं आपको आज कर्मधारय समाज की पहचान शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तक में से जो समाज के पद है उसको लेते हुए आपको बताऊंगा, तो ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ध्यान से देखिए, कर्मधारय समाज में कहां से आपको प्रश्न बनेंगे उस पर मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। यदि समाज के भेद रूप में पूछा जाए तो कर्मधारय समाज तत्पुरुष का एक भेद है, ध्यान रखना है। जो हिंदी का दूसरा समास है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है, उसके भेद के रूप में दो समास को माना जाता है, याद रखना। और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, यह भी ध्यान रखना है। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रमुख होता है। ठीक है, पहले के वीडियो में मैंने बता दिया आपको कि शब्द या पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद हैं और वैसे समाज 6 प्रकार के होते हैं। तो जो तत्पुरुष के भेद हैं उनको भी 6 में काउंट किया जाता है, तो 6 हो जाते हैं। लेकिन शब्द या पद की प्रधानता के आधार पर 4। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए शब्द या पद की प्रधानता के आधार पर, शब्द या पद की प्रधानता के आधार पर यदि आपसे पूछा जाए शब्द या पद की प्रधानता के आधार पर हिंदी में कितने समास होते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। आपका आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। अब कैसे, पुराना वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, पहला पद प्रधान तो वो अव्ययभाव होता है, दूसरा पद प्रमुख तत्पुरुष होता है और दोनों पद प्रमुख द्वंद्व में होते हैं और अन्य पद प्रमुख बहुव्रीहि समास में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय समाज को समझने के लिए थोड़ा सा ये तत्पुरुष का भाग है, इसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, तत्पुरुष के भाग के रूप में दो समास को माना जाता है, ध्यान रखना। एक तो होता है आपका कर्मधारय और दूसरा हो जाता है द्विगु। कौन सा होता है, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इसे अच्छी तरह से आपको नोट रखना है, ये तत्पुरुष के भाग के रूप में माने जाते हैं। कई बार परीक्षक आपसे प्रश्न पूछ सकता है थोड़ा डीपली जाके कि भाई कर्मधारय को किसका भाग माना गया है, तो तत्पुरुष का, क्योंकि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रमुख होता है और इन दोनों में कर्मधारय और द्विगु में भी दूसरा पद प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने मुख्य उद्देश्य की तरफ, कर्मधारय समाज। तो कर्मधारय समाज को अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा और कैसे आपको पहचानना है, और एनसीईआरटी की पुस्तक में से शब्दों को लेके ट्रिक्स द्वारा आपको बताऊंगा। तो कर्मधारय समाज में आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे प्रश्न पूछे तो कुछ पॉइंट बनाते हैं अपन। पहला पॉइंट देखिए ध्यान से, पहला ये होता है कि भाई इसमें दूसरा पद प्रमुख होता है, ध्यान रखना, दूसरा पद प्रमुख होता है, ये ध्यान रखना है। फिर अगला एक और बनता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना है। कर्मधारय समाज में पहले और दूसरे पद दोनों में विशेषण विशेषी संबंध होता है, ध्यान रखना। अभी बताऊंगा मैं कि विशेषण विशेषी संबंध कैसे होता है। हर चीज मैं आपको बिल्कुल बारीकी से डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक यदि आपने देख लिया तो समाज आपका शानदार हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो मैंने कहा दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, विशेषण विशेषी संबंध आपसे पूछेगा। विशेषण विशेषी संबंध हिंदी समास में किसमें पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कर्मधारय समाज। ठीक है, अब अगला एक और, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीसरा उपमान उपमेय संबंध। क्या, उपमान और उपमेय संबंध। उपमान उपमेय संबंध जो अलंकार में प्रमुख रूप से पाया जाता है, उपमा अलंकार में उपमान उपमेय, ये भी मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। तो यदि आपसे पूछा जाए उपमान उपमेय संबंध किसमें पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है उपमान उपमेय कर्मधारय समास में पाया जाता है। ये तो हो गया कर्मधारय समाज को पहचानने के लिए। और पूछ लिया जाए कर्मधारय किसका भाग है, तो तत्पुरुष का भाग हो जाएगा, इसमें दूसरा पद प्रमुख होता है। यहाँ तक क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था आपको मेरे सारे समाज के टॉपिक आपको एनसीईआरटी की पुस्तक में से शब्द लेके पहचान बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको विशेषण विशेषी संबंध पहचानना है और कैसे उपमान उपमेय संबंध पहचानना है। और बिल्कुल 4-4, 5-5 में आपको विशेषण विशेषीय उपमान उपमेय के उदाहरण दूंगा ताकि आप देखते ही पहचान लोगे। तो देखो कर्मधारय समाज में देख लेते हैं। मैंने कहा आज अपन चर्चा कर रहे हैं हिंदी का तीसरा समास जो तत्पुरुष का एक भाग है कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय। कर्मधारय समास पर चर्चा कर रहे हैं अपन, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समाज में मैंने कहा था आपको 3 पॉइंट बताए थे, उन 3 पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट अपन बनाते हैं विशेषण विशेषी संबंध पाया जाता है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो अभी मैं उदाहरण द्वारा आपको बता दूंगा। इसमें विशेषण विशेषी संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विशेषण विशेषी संबंध। अच्छी तरह से नोट करना, विशेषण विशेषी संबंध। ठीक है, और एक चीज जरूर ध्यान रखें, इसमें भी दूसरा पद प्रमुख होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी की पुस्तक से कुछ उदाहरण द्वारा आपको मैं बता देता हूं विशेषण विशेषी संबंध कैसे होता है। जैसे शब्द पूछ लिया जाए आपसे महापुरुष, महापुरुष, तो देखो दूसरा पद प्रमुख है। ठीक है, तो और दूसरे पद के अलावा मैंने कहा था विशेषण विशेषी संबंध होता है। तो देखो पुरुष की विशेषता बता रहा है, पुरुष कैसा है? महान, महान पुरुष। तो एक पद दूसरे पद की, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता जहां बताता है वहां कर्मधारय समास होता है। एक और चीज ध्यान रखना है, अगर अन्य अर्थ निकल जाता है इसमें, ये याद रखें, नोट करें, अन्य अर्थ नहीं निकलना चाहिए। यदि अन्य अर्थ निकलता है तो मैंने बताया अन्य अर्थ का हिंदी में एक ही समास होता है और वो आपका होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। ये ध्यान रखना, ये अन्य अर्थ यानी विशेषता और देवता राक्षसों के लिए काम में आता है, तो ध्यान रखना है इसका अन्य अर्थ निकल जाए तो वो आपका बहुव्रीहि होगा, नहीं तो कर्मधारय होगा। इसमें विशेषण विशेषीय संबंध हो रहा है। ठीक है, और अपन चर्चा कर रहे हैं विशेषण विशेषीय संबंध को कैसे पहचानना। ठीक है, तो देखो महापुरुष, तो अगर इसकी व्याख्या करके देख लो, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, तो ये हो गया महापुरुष। यानी एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। ऐसे विशेषण विशेषीय शब्द आपको मिल जाते हैं तो वहां आप आंखें बंद कर कर्मधारय समास लगा सकते हैं और कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है, आगे एक और देखते हैं उदाहरण। जैसे प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, आपसे पूछ लिया जाए प्राण प्रिय, तो देखो प्रिय प्राण दोनों आपस में विशेषण विशेषीय संबंध बता रहे। प्राणों से प्रिय है या प्रिय है जो प्राणों से, प्रिय है जो प्राणों से, वहां पर प्राण प्रिय होगा। अब देखो इसमें एक शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो इस प्रकार से विशेषण विशेषीय संबंध आपको कहीं मालूम पड़ता है और अन्य अर्थ नहीं निकलता है। ये ध्यान रखें, अन्य अर्थ नहीं निकलता है तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। इसे आप नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते एक और देख लेते हैं। पीतांबर, यदि आपसे पूछा जाए पीतांबर में कौन सा है, तो पीला है अंबर, पीला है जो अंबर, क्या आ जाएगा? पीला है जो अंबर। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होने का है। क्यों कंफ्यूज होने का है? यदि इसका अन्य अर्थ निकलता है भगवान श्री कृष्ण के लिए तो वहां पर बहुव्रीहि होगा, नहीं तो ये पीतांबर, प्राण प्रिय और महापुरुष आपके कर्मधारय के शानदार उदाहरण है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से विशेषण विशेषी संबंध पहचानना है। अब अगला मैंने आपको कहा था उपमा उपमेय संबंध, तो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं उपमान उपमेय संबंध कैसे होगा। ये तो विशेषण विशेषी हो गया,
यहीं पे रखते हैं इसको, यहां देख लेते हैं इसको। ये विशेषण विशेष्य संबंध वाला हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। मैंने कहा था दूसरा पॉइंट यहां पर नोट करते हैं। दूसरा मैंने कहा था उपमा उपमेय, उपमान उपमेय संबंध, यानी एक वस्तु की दूसरे से उपमा की जाए तो उपमान उपमेय संबंध जहां आपको प्राप्त होता है वहां पर भी कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समाज हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा वो सारा अपन एनसीईआरटी की पुस्तक से देख लेते हैं कौन कौन से उदाहरण है। ये आपने देख ही लिया, मैंने इधर ले लिया इसको, विशेषण विशेषी संबंध। अब देखो जैसे चंद्रवदन, चंद्रवदन, चंद्रवदन यानी वदन यानी मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, यानी उपमान उपमेय संबंध है। मुख की उपमा दी गई है चंद्रमा के समान, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। तो जहां उपमान उपमेय संबंध पाया जाता है वहां पर हमेशा कर्मधारय समाज होता है। जहां विशेषण विशेष्य संबंध पाया जाता है वहां पर कर्मधारय समास होता है, ध्यान रखना है। अब इसका व्याख्या कर लो। चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान, के समान वदन, वदन कहते हैं मुख को, ध्यान रखना वदन आता है मुख के लिए, ये याद रखना है। चंद्रमा के समान यानी मुख की उपमा दी गई है चंद्रमा, अन्य अर्थ नहीं निकला है तो वहां पर कर्मधारय हो जाएगा। अगला देखिए कमल नयन शब्द आ गया। कमल नयन में कौन सा समास है, तो ध्यान से देखिए कमल नयन, कमल के समान नेत्र, किसके समान, कमल के समान नेत्र, कमल के समान नेत्र, यानी तीसरा अर्थ नहीं, अन्य अर्थ नहीं निकलता है। नेत्र की विशेषता क्या है, उपमा क्या दी गई है, कमल के समान। नेत्र या नयन की उपमा कमल से दी गई है तो उपमान उपमेय संबंध है, तो इसमें कर्मधारय समाज हो जाएगा। एक और देखिए विद्याधन शब्द आपसे पूछ लिया जाए, इन शब्दों को अच्छी तरह से देख लेना भाई। मैं आपको एनसीईआरटी की पुस्तक से शब्द लिखा रहा हूं। विद्याधन, विद्या रूपी धन, धन कैसा, विद्या रूपी, तो विद्याधन में भी क्या हो जाएगा, विद्या रूपी धन। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, आपका कर्मधारय समाज। इन शब्दों को आप अच्छी तरह से नोट करें, परीक्षा में आपको एनसीईआरटी की पुस्तक से अधिकतर शब्द कई बार आते हैं। अगला एक और देखिए भव सागर, भव सागर, तो क्या हो जाएगा, भव रूपी सागर, भव रूपी सागर। इसमें भी कौन सा हो जाएगा, उपमान उपमेय संबंध आया हुआ है। सागर को भव्य माना गया है, भव सागर, तो उपमान उपमेय संबंध है। देखो रूपी आया है, रूपक अलंकार भी इसमें कर्मधारय समाज में आता है, ध्यान रखना। उपमान उपमेय, उपमा उपमेय संबंध पाया जाएगा वहां पर कर्मधारय आएगा। उपमा अलंकार रूपी रूपक अलंकार। एक और देखिए मृग नयनी, मृग नयनी यानी क्या हो जाएगा, मृग के समान नेत्रों वाली। अब इसका आप मृग के समान, मृग के समान नेत्र वाली, तो यहां पर क्या हो रहा है देख रहे हो आप, उपमान उपमेय संबंध है। तो बस आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। कर्मधारय में 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अगर आपको कर्मधारय पहचानना है तो ध्यान रखना है, पहला पॉइंट इसमें विशेषण विशेषी संबंध होगा। क्या होगा, इसमें विशेषण विशेषी संबंध होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसमें उपमान उपमेय संबंध पाया जाएगा। साथ में ये दूसरा पद प्रमुख होता है, तत्पुरुष के एक भाग के रूप में पद प्रधानता में माना जाता है। बस यहीं से अन्य अर्थ नहीं निकलना चाहिए। अन्य अर्थ निकलता है तो वो आपका बहुव्रीहि होगा, नहीं तो आपका कर्मधारय होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष का एक अन्य भाग समास के रूप में
द्विगु, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, टू द पॉइंट मैं करा रहा हूं। तो चौथा समास आप नोट करो, द्विगु, द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। मैंने कहा था द्विगु समास के बारे में भी अच्छी तरह से आप ध्यान में रखें। द्विगु समास को भी के भाग के रूप में है, दूसरा पद प्रमुख होता है, पहला पद संख्यावाचक या गणनाबोध होता है। अब उदाहरण द्वारा अपन इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण देखिए कैसे, जैसे आप द्विगु को कैसे पहचानोगे, द्विगु के उदाहरण अच्छी तरह से आप नोट करें। देखिए द्विगु के उदाहरण अच्छी तरह से, जैसे नवरत्न, मैंने कहा था अपने सूत्र के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, पहला पद संख्यावाचक या गणनाबोधक होता है, जिसकी गणना की जा सकती है। नव यानी 9 रत्नों का समूह। अब देखो एक चीज और, 9 रत्नों का समूह। अब आपको इसमें दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, समूह शब्द आएगा पीछे, 9 रत्नों का समूह, यानी समस्त पद समूह का बोध कराएगा। ध्यान रखना है, समस्त पद किसका बोध कराएगा? समूह का। यदि आप इसका विग्रह करोगे तो समस्त पद समूह का जहां बोध कराता है वहां पर द्विगु समाज होता है। ध्यान रखना है। हो गया नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, पहचान लोगे, द्विगु में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे देखिए जैसे सप्ताह, और इन उदाहरण को अच्छी तरह से देख लेना। सप्ताह क्या हो जाएगा? 7 आहतों का समूह। क्या होगा? 7 आहतों का समूह। मैंने कहा समस्त पद समूह का बोध करेगा, ये जरूर नोट करें। 7 आहतों का समूह सप्ताह द्विगु समाज का उदाहरण है। एक और देखिए, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति क्या हो जाएगा विग्रह? 3 मूर्तियों का समूह। क्या हो जाएगा? 3 मूर्तियों का समूह, वहां हो जाएगा आपका द्विगु समाज। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? कुछ नहीं, पहला पद संख्यावाचक या गणनाबोध होगा, दूसरा पद प्रमुख होगा, और तीसरा पॉइंट और बना दीजिए, समस्त पद समूह का बोध कराएगा। समस्त पद किसका बोध कराएगा? समूह का बोध कराएगा। बस समूह का बोध, समस्त पद जहां समूह का बोध कराता है वहां पर द्विगु होता है। बस इन उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ लोगे। ठीक है, अगला देखिए शताब्दी। शताब्दी यानी 100 अब्दों का समूह। क्या हो जाएगा? 100 अब्दों यानी वर्ष, वर्ष को कहते हैं अब्द। 100 वर्षों का समूह, ये हो गया आपका शताब्दी और द्विगु समाज का शानदार उदाहरण है। समझ में आ गया? एक और देख लीजिए, त्रिभुज। तो अब आप पहचान लोगे 3 भुजाओं का समूह, यानी द्विगु में क्या है? द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होगा या गणनाबोधक होगा, और समस्त पद समूह का बोध कराएगा वहां पर। और यदि आप विग्रह करते हो तो आपको समस्त पद में समूह का बोध कराना है। बस ये ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से द्विगु हो गया। तो तत्पुरुष के 2 भाग के रूप में तीसरा और चौथा हो गया। 2 समास और है, उसको भी यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए अगला 5वां समास है, वो आपका हो जाएगा द्वंद्व। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। अब देखो द्वंद्व समास में क्या आपको ध्यान रखना, बिल्कुल इजी है पहचानना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है द्वंद्व समास को पहचानना। क्या पॉइंट में ध्यान रखना है? कुछ पॉइंट नोट कर ले। पहला, दोनों पद प्रमुख होते हैं। इसमें पद प्रधानता में क्या होगा? दोनों पद प्रमुख, ये नोट रखना आपको। कैसे अभी बताऊंगा। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान में रखना है, योजक चिन्ह आएगा बीच में। बीच में क्या होगा? दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का दूसरा ध्यान में रखना है, दोनों पद योजक चिन्ह। आप कहोगे सर ये क्या रामायण है? तो अच्छी तरह से देख ले, योजक चिन्ह क्या है? ये जो बीच में चिन्ह होता है छोटा सा, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखना।
तो दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। तो जहां पर ये जुड़े मिल जाए आपको योजक चिन्ह से, वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए। अब तीसरा ध्यान रखना है, समास विग्रह करने पर इनके बीच में क्या आएगा। समास विग्रह करने पर द्वंद्व के बीच में या आएगा और ये याद रखना है शब्द या और अथवा, या और अथवा, और एक और ध्यान रखना एव, ये शब्द आएंगे। कब आएंगे? समास विग्रह करने पर या और अथवा एव शब्द आपको मिलते हैं, वहां पर द्वंद्व हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोनों पद योजक चिन्ह, ये चिन्ह ध्यान रखना है, इससे जुड़े होंगे और दोनों पद प्रमुख होंगे, यानी दोनों पद समान ताकतवर होंगे, वहां पर द्वंद्व समास होता है। और बीच में योजक चिन्ह ध्यान रखना है आपको, बस योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होगा, वहां पर द्वंद्व हो जाएगा। अब देखो उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे द्वंद्व में कुछ नहीं, पहचान लोगे, बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे रात दिन मैंने कहा था योजक चिन्ह, तो ये देख लो बीच में योजक चिन्ह आ गया, तो ये योजक चिन्ह से जुड़े हुए होंगे और विग्रह करोगे तो या और अथवा एव आएगा। बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कैसे आएगा? तो रात और दिन आएगा, या मत कर लेना, रात और दिन, विग्रह में थोड़ी सावधानी रखें आप, यहाँ रात और दिन आएगा, रात या दिन नहीं होगा, रात और दिन। तो कुछ इन उदाहरण को अच्छी तरह से देख ले, ये एनसीईआरटी की पुस्तक से है, तो पूछ सकते हैं। जैसे सीता योजक चिन्ह और राम, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? सीता या नहीं और आएगा, सीता और राम, सीता या राम नहीं होगा, ये विग्रह सही होगा। आपको द्वंद्व समाज में विग्रह में आपको दिक्कत होगी, कहाँ होगी? विग्रह करने में, और विग्रह अच्छी तरह से आपको करना है, इसीलिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया आपको, या और अथवा एव शब्द याद कर लेना, कहाँ लगाना है देख लेना अच्छी तरह से। एक और उदाहरण देखिए, दाल रोटी। अब यहाँ क्या आएगी? दाल या रोटी नहीं आएगी, दोनों साथ खाई जाती है, तो दाल और रोटी आएगी। विग्रह ध्यान रखना, बस हो जाएगा दाल और रोटी, ये हो गया इसका विग्रह। और ये द्वंद्व समाज का उदाहरण है, बीच में योजक चिन्ह बता रहा हूं मैं, दोनों पद प्रमुख है, बीच में योजक चिन्ह है, और विग्रह में या और अथवा एव का प्रयोग करना, कैसा प्रयोग करना अच्छी तरह से देख ले। 1-2 उदाहरण और देख लीजिए, फिर अपन अगला देख लेते हैं, माता पिता। जैसे माता पिता, तो यहां ध्यान रखना है, माता या नहीं करना है, माता और पिता आएगा। क्या आएगा? माता और पिता, ये इसका विग्रह हो गया। एक और देखिए, आयात निर्यात, इसको उदाहरण को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से बता देते हैं। तो अगला उदाहरण देखिए, आयात निर्यात, तो ये मालूम पड़ गया आपको, इसमें द्वंद्व समाज है, लेकिन इसका विग्रह अच्छी तरह से देखना। यहाँ क्या आएगा? आयात और निर्यात। क्या आएगा? आयात और निर्यात। यहाँ या मत कर लेना, यहाँ आप गड़बड़ करोगे तो इसको गड़बड़ को आपको ध्यान रखना है। हानि लाभ, यहाँ देखो इसमें विद्यार्थी गलत करेंगे, हानि लाभ, ये द्वंद्व समाज का उदाहरण है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, हानि और लाभ नहीं होगा, यहाँ पर हानि या लाभ होगा, दोनों में से एक हुआ है, तो हानि या लाभ, ये इसका विग्रह ध्यान रखना। आपको इसमें इस समाज में विग्रह में कंफ्यूज करेगा, तो विग्रह को अच्छी तरह से देखो, कहाँ या लगाना और अथवा और एव लगाना। ठीक है, एक और देखिए, आना जाना, तो अब आप पहचान लोगे,
आना योजक चिन्ह और जाना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आना और जाना होगा। क्या हो जाएगा, आना और जाना। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, द्वंद्व समाज, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, एकमात्र समाज। छठा, 6 भेद है, उसमें से तत्पुरुष के 2 भेद निकाल दो तो पद प्रधानता से 4 होते हैं। तो छठा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें क्या, पहला अन्य पद प्रमुख होता है इसमें। ना तो पहला पद प्रमुख होगा, ना दूसरा होगा, ना दोनों होंगे, बल्कि अन्य पद प्रमुख होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए लंबोदर, लंबोदर में कौन सा लंबा है उदर जिसका, तो ये आता है भगवान गणेश के लिए। गणेश के लिए तो एक अन्य अर्थ निकल रहा है, यानी किसी अन्य के लिए ये शब्द रूढ़ है। किस लिए, अन्य अर्थ के लिए रूढ़ है, यानी अन्य पद प्रमुख हो रहा है, तो वहां पर बहुव्रीहि समाज होता है, विशेषकर देवता और राक्षसों के लिए। और ये पूछेगा एनसीईआरटी में से, देख लेते हैं। जैसे घनश्याम शब्द आ गया, घनश्याम, तो क्या हो जाएगा, घन के समान श्याम। किसके लिए आया है, घन जैसा श्याम यानी कृष्ण के लिए। घन जैसा श्याम यानी काला, भगवान श्री कृष्ण के लिए है। तो यहां पर बहुव्रीहि समाज है। अगला और देखिए, नीलकंठ। नीलकंठ, अब इसका भी विग्रह कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका, तो किसका है, शिव का, भगवान शिव का। तो यहां पर हो जाएगा शिव। अन्य अर्थ निकल रहा है नीलकंठ शिव के लिए, तो बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है, अच्छी तरह से देखना है। आगे देखो, दशानन। दशानन यानी 10 है आनन, आनन कहते हैं सिर को। किसके है, तो वो रावण के लिए रूढ़ है, अन्य अर्थ रावण आएगा, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समाज होगा। मेरे हिसाब से बहुव्रीहि को आप अच्छी तरह से पहचान लोगे। फिर भी देख लीजिए, गजानन। गजानन, गज यानी हाथी के समान, आनन यानी सिर, तो किसके लिए है, गणेश के लिए। तो ये तीसरा अर्थ हो रहा है, अन्य अर्थ हो रूढ़ हो रहा है, तो वहां पर बहुव्रीहि समाज हो जाएगा। अगला देखिए, त्रिलोचन। त्रिलोचन देखिए अच्छी तरह से, त्रिलोचन, तो त्रिलोचन में क्या है, 3 है लोचन जिसके, 3 नेत्र किसके हैं, शिव के। तो यहां पर भगवान शिव हो जाएगा। तो ये आपको पहचानना है, त्रिलोचन यानी। अब देखो यहां त्रिलोचन में देखो 3 है नेत्र या लोचन जिसके। अब ये अन्य अर्थ के लिए रूढ़ है, तो यहाँ शिव के लिए रूढ़ है, तो यहाँ बहुव्रीहि आएगा। यहाँ पर द्विगु नहीं आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर द्विगु संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि जो शब्द अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, विशेषकर देवता या राक्षसों के लिए, वहां पर बहुव्रीहि समाज होगा। यदि बहुव्रीहि नहीं दे रखा है तो आप द्विगु लगा सकते हैं। अगला उदाहरण और देखिए, हंस वाहिनी। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी यानी किसके लिए आया हुआ है, हंस वाहिनी। हंस है वाहन जिसका, तो आपको मालूम है विद्या की देवी सरस्वती के लिए हंस वाहिनी आता है, तो सरस्वती के लिए रूढ़ है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समाज का शानदार उदाहरण है। एक और देखिए, महावीर। महान है जो वीर, महावीर तीसरे अर्थ के लिए किसके लिए आता है, हनुमान के लिए, भगवान हनुमान के लिए। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समाज है, महावीर हनुमान को कहा जाता है। मान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, एक शब्द देखिए, दिगंबर, दिशा ही है अंबर, तो ये शिव के लिए कहा जाता है। शिव के लिए दिशा ही अंबर है, तो ये शिव के लिए रूढ़ है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि उदाहरण है। चतुर्भुज क्या है, ये देखिए, चतुर्भुज
भुज। अब आपसे पूछा जाए चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो यहाँ पर भी द्विगु नहीं होगा, क्योंकि चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी विष्णु के लिए रूढ़ है। यानी जब कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास आता है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का समाज का टॉपिक। कैसा लगा लाइक कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी के साथ हिंदी साहित्य में आपको शानदार विस्तृत विश्लेषणात्मक देने का पूरा प्रयास रहेगा। नमस्कार साथियों।